नमस्कार, मैं संजय बघेल। आप देख रहे हैं राष्ट्रवाणी के विशेष शो चर्चा पर। और इस समय हमारे मेहमान हैं कांग्रेस के कद्दावर नेता मोहन चंदेल। तो मोहन चंदेल जी के लिए मैं बता दूं कि ये 1984 से राजनीति में आए, NSUI और यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष पद में रह चुके हैं। और इसके पहले जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुके हैं, जनपद पंचायत अध्यक्ष कुरई भी रह चुके हैं। तो राजनीति का काफ़ी लंबा अनुभव है और एक बार चुनाव भी लड़ चुके हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने इन्हें प्रत्याशी के रूप में उतारा था। तो मैं स्वागत करता हूं आपका मोहन चंदेल जी। आज हम आपसे चर्चा करेंगे जिले के उन मुद्दों पर जो इस समय काफ़ी चर्चित हैं और शहर में, जिले में इस विषय में चर्चा चल रही है कि आखिर आगामी चुनाव में क्या रुख रहेगा, जनता किस तरह से एक नया चेहरे के रूप में किसी को देख रही है और आने वाले समय में वो क्या चाहती है। इसके लिए हम चर्चा कर रहे हैं। हमारा पहला सवाल है कि हमेशा देखा गया है कि कांग्रेस में कभी भी स्थानीय मुद्दों पर ज़्यादा उत्साह के साथ में या मतलब ताकत के साथ में कोई ऐसा बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को नहीं मिला है। ऐसी क्या वजह है कि मतलब कि स्थानीय नेताओं को घेरने से हमेशा कांग्रेस बचती आई? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। समय समय पर स्थानीय नेताओं को भी घेरा जाता है और चूंकि आंदोलन वगैरह का जो भी कार्यक्रम है ये AICC PCC से जो जारी होता है तो संगठन के माध्यम से विरोध प्रदर्शन इत्यादि किए जाते हैं। पर स्थानीय मुद्दे पर भी समय समय पर प्रेस के माध्यम से, विज्ञप्ति के माध्यम से हम लोगों ने बातें की हैं कि पिछले दिनों भी मैंने विधायक जी का जो शेरघाई वाला मुद्दा है उसको लेके आवाज़ उठाई थी। तो स्थानीय मामलों में भी होता है पर उसको तेज करने की ज़रूरत है। अच्छा, इस बार आगामी विधानसभा चुनाव के लिए दावेदारों की संख्या बहुत बड़ी दिख रही है, तो इसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, कांग्रेस में हमेशा से सिवनी सीट में खास तौर पर दावेदारों की संख्या पर्याप्त रही है। अभी तो मेरा ऐसा मानना है कि इसके पहले तो 20-25 तक दावेदार हो जाया करते थे, पर अभी मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 5-6 लोग ही मतलब विशेष रूप से दावेदार के रूप में उनके नाम सामने आ रहे हैं। अच्छी बात है, संगठन में सब काबिल लोग हैं तो दावेदारी कर सकते हैं। अब ये तो हाईकमान तय करेगा कि किसको मौका देना है। तो मैं इसको पॉजिटिव देखता हूँ, सकारात्मक। अच्छा, संख्या अगर बढ़ी है तो मतलब कि वो कांग्रेस की ताकत की है। कांग्रेस के अंदर हमेशा एक चर्चा परिचर्चाओं में ये चीज़ सामने आती है कि कांग्रेस में अंतर कलह बहुत, गुटबाजी बहुत है। तो ये गुटबाजी किस तरह से चलती है, जैसे मतलब कि इससे निपटने के लिए पार्टी के पास क्या? देखिए, परिवार जब बड़ा होता है तो थोड़े बहुत मतभेद होना तो स्वाभाविक है, क्योंकि अगर हम बात करें तो हमारे विपक्षी दल यानी भाजपा में भी कई खेमे नज़र आते हैं। और मुझे इस बार कांग्रेस में कमलनाथ जी के नेतृत्व में बहुत यूनिटी नज़र आ रही है और मुझे ये लग रहा है कि इस बार कांग्रेस चुनाव के लिए एकजुट है और ये बाकी जो छोटी मोटी चीज़ें हैं इससे हम निजात पा लेंगे, ऐसी मुझे आशा है। जब माफियाओं के लिए कभी कांग्रेस ने कोई उग्रपन नहीं दिखाई देता, जैसे अभी शहर में जिले में देखा जाए तो रेत उत्खनन को लेकर माफिया बहुत हावी हैं, अपराध बहुत चरम पर है। इन सारी चीज़ों में अगर देखा जाए तो कांग्रेस वो उग्रपन नहीं दिखा पाती, क्या वजह है? मतलब कि माफियाओं से डर है कि फिर कुछ और वजह? देखिए, डर का तो कोई मामला ही नहीं है। हमारे नेता राहुल गांधी भी बोलते हैं कि डरना नहीं है, तो इसलिए हमको किसी माफिया या किसी नेता या किसी इस तरह के लोगों से डर हो, ऐसी कोई बात नहीं है। रेत के खिलाफ भी हम लोगों ने अभी पिछले दिनों एक ज्ञापन दिया था जब इनके रेट वगैरह बढ़े थे। अब सरकार के खिलाफ जब हम बात करते हैं तो ये सारे मुद्दे उसी पे जाते हैं, क्योंकि सरकार सह देती है इसलिए माफिया सिर उठा लेता है। हम लोग तो विपक्ष में है ना, हमको तो सरकार को ही घेरना हमारे लिए प्रमुख, क्योंकि उन्हीं की सह पे माफिया सिर उठाते हैं। अगर सरकार नकेल कस दे तो माफिया शांत हो जाता है, तो इसके लिए सरकार दोषी। और कानून व्यवस्था पर वही चीज़ फिर कानून व्यवस्था पे भी लागू होती है, क्योंकि जिस तरह की घटनाएं पूरे प्रदेश में हो रही हैं और ज़िले में भी कुछ लगातार घटनाएं देखने में आ रही हैं,
तो ये भी सरकार की नाकामी के ही उदाहरण है। पार्टी में इस समय अंतरकलह की बात बार बार सामने आती है कि अंतरकलह है कि गुटबाजी है। तो इस गुटबाजी में 2-3 गुट ऐसे हैं जो मतलब कि खुलकर सामने आते हैं कि ये खुराना जी के गुट के आदमी हैं, वो राजा बघेल जी के गुट के आदमी हैं। इस तरह से अलग अलग गुट की बात आती है और यही गुटबाजी जो है वो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को दिक्कत करती है। तो इन गुटबाजी को एक करने के लिए कांग्रेस को आप किस तरह से एक झंडे के नीचे लाने की कोशिश करेंगे? देखिए क्या है कि जब भी खेमा बढ़ता है और लोगों की आकांक्षाएं बढ़ती है तो अपने अपने खेमे के माध्यम से लोग दावेदारी करते हैं और अपने अपने संगठन को बढ़ाते हैं। पर मुझे विश्वास है कि जो हमारा प्रादेशिक संगठन है वो इसमें वो केंद्रीय नेतृत्व है वो इसमें कुछ ना कुछ ध्यान देगा। अगर कहीं कोई ऐसी बात होगी तो उनके ही वरिष्ठ नेताओं के हस्तक्षेप से और उनके मार्गदर्शन से ही लोग एकजुट होंगे और इसमें वही सक्षम वो हमारे बूते की बात नहीं है। हम लोग तो अपना एक पार्ट है, अपना रोल है, वो करते हैं। पर अगर कोई ऐसी बात रहेगी तो वरिष्ठ नेतृत्व को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। जिस तरह 2018 में आपको प्रत्याशी बनाया गया था, आने वाले समय में फिर जो चुनाव हो रहे हैं उसमें भी आपको प्रत्याशी के रूप में काफ़ी आपके समर्थक देख रहे हैं। लेकिन अभी एक चर्चा और चल रही है कि आपके भांजे को NSY के जिलाध्यक्ष बनाया गया है। उस पर आपकी टिकट को लेकर काफ़ी प्रतिक्रिया चल रही है कि इस बार उनको दावेदारी न पेश करने के लिए ये सारी चीज़ की गई है। ऐसा लोग सोच सकते हैं, उनकी खुशफहमी अगर है तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा। पर जहाँ तक भांजे का मामला है तो मेरा ये कहना है कि जिस युवक को NSY का अध्यक्ष बनाया गया उसको अपनी सक्रियता और अपनी काबिलियत के वजह से बनाया गया। उसको कोई हमारा भांजा है इसलिए बनाया गया ऐसा मैं नहीं मानता। वो अपनी उसकी सक्रियता, अपनी काबिलियत और छात्रों के बीच में जो उसका प्रयास और संघर्ष रहा है उसके लिए बनाया गया। और मैं एक बात बता दूं आपके शो के माध्यम से, हमारे जो भी मित्र हैं जो ऐसा खुशफहमी पाले हुए हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि ये टिकट के मामले में इसका कोई रोड़ा नहीं है, क्योंकि ये चुनाव अलग विषय है और संगठन अलग विषय है। यहाँ पर ये देखा जाएगा कि कौन व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा वोट को ले सकता है। और मैं यह भी आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि पिछले 60-70 वर्षों में कांग्रेस के किस प्रत्याशी को सिवनी विधानसभा की जनता ने सबसे ज़्यादा पसंद किया है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। आंकड़े बताते हैं, रिजल्ट बताते हैं। क्योंकि 2013 तक जो हाईएस्ट स्कोर था सिवनी विधानसभा का वो मात्र 42,000 था। प्रत्याशी बहुत बड़े बड़े दिग्गजों ने लड़ा पर 42,000 के ऊपर कोई भी नहीं गया। मगर 2018 में ये आंकड़ा 78,000 को छुआ है। मतलब 42 से 45 नहीं हुए या 48 या 50 नहीं हुए, 42 से 78 हुए हैं। और ये आंकड़े बहुत कुछ कहते हैं कि जनता किसे पसंद करती है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी दावेदारी जिस प्रकार से सक्रिय हो रही है, अगर आपको एक बार फिर मौका मिलता है तो इस विधानसभा चुनाव में आपकी रणनीति क्या होगी? देखिए, रणनीति का जो मामला है वो तो कुछ चीज़ें तो ऐसा है जिसको हम अपने जो हमारे सहयोगी या निकट सहयोगी उनसे बैठ के बनाएंगे। पर मूल रूप से पिछले चुनाव में हम लोगों तक पहुंच नहीं पाए थे, क्योंकि चुनाव के पहले ऐसा कोई हिंट भी नहीं मिल पाया था और एकदम से टिकट मिली तो समय कम पड़ गया। बहुत सारे क्षेत्र, मैं आपके चैनल के माध्यम से सिवनी नगर वासियों से क्षमा चाहता हूँ कि इतना बड़ा हमारा शहर, मैं एक भी दिन यहाँ जनसंपर्क नहीं कर पाया, क्योंकि केवल 15-16 दिन का समय था और 550 गांव हैं। तो मैं इसी में काम करते रहा कि चलो मुझे ग्रामीण क्षेत्रों में, चूँकि मेरा थोड़ा बहुत पहले से पदयात्रा और नेटवर्क था, तो मैं वहीं लगा रहा। मगर इस बार जो अभी समय है, हम अभी से पूरे 334 बूथों में से प्रत्येक बूथ में मेरा एक नहीं 2-2 बार जनसंपर्क हो चुका है और ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा है कि जहाँ मैं नहीं गया। तो वो एक हमारा वो नहीं रहेगा। दूसरी चीज़ ये है कि संगठन को भरोसे में लेके, संगठन के
विश्वास में लेके पूरी रणनीति बनाई जाएगी और हमारे इस बार मंडलम सेक्टर के पदाधिकारी हैं उनको आगे लाकर पूरी चुनाव रणनीति बनाएंगे। मतलब मोहन चंदेल का जनसंपर्क अभी जारी है? जारी, और ये जारी रहेगा, क्योंकि ये भी मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, अगर आपका प्रश्न पूरा ना हुआ हो तो मैं चूँकि माननीय कमलनाथ जी से भी भेंट करने गया था, तो उन्होंने बोला कि भाई आप सभी बूथों में जाइए। तो इससे मतलब एक प्रकार का संदेश समझ सकते हैं कि हम उसको ऐसा संदेश तो नहीं मानते, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ तो नहीं कहा कि भाई आपको टिकट देंगे, पर उन्होंने इतना जरूर कहा कि आप सभी बूथों में जाइए। एक चीज़ देखी गई कि 1990 से भाजपा के खिलाफ में कांग्रेस को करिश्मा नहीं दिखा पाई है, जबकि 15 साल से ऊपर हो गया भाजपा सत्ता में है और सत्ता का एक विरोध भी देखने को मिलता है समय समय पर, लेकिन वो विरोध को कांग्रेस बनाने में नाकामयाब रही। क्या वजह है? देखिए, हर बार कोई ना कोई ऐसी वजह हो जाती है, कोई ना कोई कारण रहते हैं, पर मैं ऐसा मानता हूँ कि 2018 का जो चुनाव था उसमें जनता लगभग परिवर्तन के मूड में थी और ये भी वोट के माध्यम से जनता ने संदेश दिया कि उन्होंने प्रत्याशी को भी पसंद किया, कांग्रेस के निर्णय को भी पसंद किया। अब उसमें तो मैं यही मानता हूँ कि हमारी ही कुछ कमी रह गई कि हम लोगों तक नहीं पहुँच पाए और उनको हम मतदान केंद्र तक परिवर्तन की मुहर नहीं लगवा पाए, मगर इस बार ऐसी कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी और ये आपको देखने को मिलेगा। ये अभी जैसे नगर पालिका में पिछली पंचवर्षीय में काफ़ी मामले उछाल में आए थे, जैसे अपना मॉडल रोड का घोटाला हुआ, मॉडल रोड में घोटाला हुआ, जिस प्रकार से नवीन जलवर्धन योजना को लेकर भारी भ्रष्टाचार की शिकायत बार बार होते रहेंगी। कांग्रेस ने बोली भी थी करके हम जैसे ही नगर पालिका में सत्ता में आएंगे हम इनकी कार्रवाई जांच करवाएंगे और फिर कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी वर्तमान में एक और मामला सामने आया जिस प्रकार से कि नगर पालिका अध्यक्ष के ऊपर बिना किसी की जानकारी दिए हुए चेक काटने का मामला सार्वजनिक हुआ था। तो अगर इस तरह से अगर वर्तमान में अभी कुछ समय हुआ है नगर पालिका में कांग्रेस को काबू की और ऐसे आरोप अगर लगने लगे तो क्या विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को दिक्कत नहीं? देखिए, संगठन और कोई भी संस्था में अगर कांग्रेसी व्यक्ति बैठा है और कुछ इस तरह की बातें होती हैं तो निश्चित रूप से जनमानस में इन बातों को लेकर क्षोभ होता है। पर मेरा ऐसा मानना है कि अभी नगरपालिका अध्यक्ष शफीक खान जी जिस तरह से लोगों के बीच जाके काम कर रहे हैं और चाहे लोगों के कोई धार्मिक कार्यक्रम हो, पारिवारिक कार्यक्रम हो, साफ सफाई से लेके पेयजल की व्यवस्था से लेके तमाम चीज़ों में स्वयं वे और उनके अन्य पार्षद साथी काम कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि नगर पालिका के साथियों के कार्यों का हमको चुनाव में लाभ मिले। दूसरी बात, ये जांच की जो बात आपने कही थी तो मुझे ऐसा जानकारी में है, बाकी विस्तृत तो मैं और लूँगा कि इस संबंध में कोई समिति बनाई गई है और वो समिति जो है इस पर जांच की कार्रवाई कर रही है, ऐसी मेरी जानकारी में है। बाकी मैं और इसका नगर पालिका के संबंध में थोड़ा विस्तृत जानकारी लेके भविष्य में कभी कोई कार्यक्रम होगा तो मैं उसको जानकारी। नगरीय प्रशासन को लेकर आम नागरिकों को एक समस्या हमेशा रहती है कि सफाई के मामले में नगरीय प्रशासन कभी भी उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है। इस प्रकार से विगत पंचवर्षीय में और इसके पहले भी जो अध्यक्ष रहे उनमें सबसे सफल कार्यकाल राजेश त्रिवेदी जी का देखा जाता है, लेकिन अभी वर्तमान में सफाई को लेकर अभी जनता फिर उसी उसमें है कि सत्ता तो चेंज हुई, सरकार तो चेंज हुई नगर की, लेकिन व्यवस्थाएं चेंज नहीं हो सकती। मैं कि आप इस संबंध में बता रहे हैं तो मैं आपको आपके माध्यम से हमारे नागरिक बंधुओं को भी आश्वस्त करना चाहूँगा कि इस विषय में ज़रूर मैं अध्यक्ष महोदय और सीएमओ और उनके अन्य साथियों से भी बात करूँगा और निश्चित रूप से साफ सफाई की व्यवस्था को बिल्कुल चुस्त दुरुस्त किया जाएगा। तो आप अपने ही पार्टी में अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी किसे मानते हैं? देखिए, मैं तो प्रतिद्वंदी किसी को नहीं मानता, मैं मानता हूँ कि सब हमारे सहयोगी हैं और जितने भी साथी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं सब बड़े योग्य और काबिल और उनको पूरा हक है, इसलिए मैं तो अपना प्रतिद्वंदी किसी को नहीं मानता। मैं मानता हूँ सब पार्टी के साथी हैं, सहयोगी हैं।
दिनेश राय मुनमुन जी के 10 साल के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? मैं ये मानना चाहूँगा कि दिनेश राय जी का जो 10 साल का कार्यकाल है, ये सबसे निराशाजनक कार्यकाल रहा। जिन उम्मीदों को लेके सिवनी की जनता ने दिनेश राय मुनमुन जी को चुना था, पहली बार वे 2013 में एक निर्दलीय के रूप में चुनाव जीते। निर्दलीय चुनाव जीतना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। जहां दोनों राष्ट्रीय दलों को छोड़ के निर्दलीय चुनाव लोगों ने जिताया, बड़ी आकांक्षाएं थी कि मैं अपने निजी पैसे से 4 लेन बनवा दूंगा, पार्क बनवा दूंगा, और ये बहुत लंबा चौड़ा एक उनका घोषणा पत्र था। मगर वो 5 साल देखते देखते हवा हो गए और एक भी 43 बिंदुओं का घोषणा पत्र, 43 बिंदुओं का, और उनके एक भी घोषणा पूरी नहीं हो पाई, सिवाय चिल्लर काम, नाली पुल पुलिया, और किसी को 5,000 10,000 दंगल का चंदा, कबड्डी का चंदा, इसके अलावा इससे ऊपर कभी वो पहुंचे ही नहीं। और यही वजह है कि 5 साल काम करने के बाद उनको किसी न किसी पार्टी का दामन थामना पड़ा, क्योंकि अगर अपने कार्यों पे विश्वास होता तो वो निर्दलीय लड़ सकते थे फिर से। मगर उन्होंने भाजपा का दामन थामा, और भाजपा का दामन थामने के बावजूद बमुश्किल 15 से 20 हजार वोटों से जीत पाए, इफरात पैसा खर्चा करने के बावजूद। और आज ये इतनी बुरी स्थिति है कि सिवनी विधानसभा को कुछ भी नहीं मिला। कभी वो सरकार के माध्यम से अधिकारियों पे नकेल नहीं कस पाए, सत्ताधारी दल के विधायक होने के बावजूद लड़ चौपाल उनको करना पड़ा, और बोलना पड़ा कि मेरे को मेरा मुंह बंद करने के लिए भाजपा में ले आए। तो भैया कब समझ में आ रहा है? पूरा 10 साल खत्म होने के बाद समझ में आ रहा है। हमारे सिवनी के जनता का और यहाँ के नौजवानों को तो 10 साल खराब हो गया। लेकिन वो अपनी उपलब्धि बताते हैं कि 4 लेन, रेलवे और क्या कहते हैं अपना मेडिकल कॉलेज, उनकी 3 बड़ी उपलब्धि हैं। ये कोई उपलब्धि नहीं है और इसमें उनका कोई योगदान नहीं। रेलवे अगर उनकी उपलब्धि से आना होता तो आज के 4 साल पहले आ गई होती। 4 लेन में अगर उनकी उपलब्धि रहती तो 4 लेन कब की बन गई होती। हमारे नागरिकों को लड़ाई लड़ना पड़ा, स्थानीय जनमंच के माध्यम से हम सब लोगों ने उसकी लड़ाई को लड़ा, भूख हड़ताल किए, जेल तक हम लोग गए। तो ये सब लड़ाई जनता ने लड़ी, उसने लड़ी। मेडिकल का जरूर उन्होंने घोषणा करवाई थी, मगर मेरा मानना ये है कि वो 5 साल में केवल वो घोषणा ही रह गई। किसी तरह भवन आधा अधूरा बन के तैयार हुआ है। जिस मेडिकल के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान था, इस 5 साल में वो 30-35 करोड़ का आवंटन मिला उसे। आप सोचिए अगर इसी मंथर गति से चलेगा तो ये कब पूरा होगा, कब उसकी मंजूरी आएगी और कब हमारे विद्यार्थी वहाँ पर पढ़ेंगे और कब उसको लाभ मिलेगा। तो इसलिए उनका कार्यकाल बहुत ही निराशाजनक और विफल रहा और बहुत ही फैलीवर विधायक रहे दिनेश राय मुनमुन जी। मोहन जी, अगर आपको आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी मौका देती है और जनता ने भी आपको वह अवसर दिया कि आप विधायक बन के आते हैं, तो सिवनी की जनता के लिए आप क्या करना चाहेंगे? बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। मैं आपको बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, आपको भी और सिवनी की जागरूक जनता को, सिवनी को आज जहाँ होना चाहिए था, मैं समझता हूँ कि सिवनी के नेताओं की अदूरदर्शिता के कारण आज सिवनी बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा है। मैं उसमें सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि आज आप अस्पताल से अगर छिंदवाड़ा चौक जाना हो, गंभीर बीमारी के मरीजों को हम तुरंत रेफर करते हैं, एम्बुलेंस जाती है। आप देखिए कि सिवनी से नागपुर जाने के लिए कोई मार्ग ही नहीं है, केवल एक मार्ग है बस स्टैंड से होकर छिंदवाड़ा चौक, जिसमें भी रास्ते में इतनी बाधाएं हैं और बुधवारी से लेके वहां तक इतने ठिलिया और जाम कि आधा घंटा तो उनको शहर ही पार करने में लग जाता है। कभी सोचा ही नहीं गया सिवनी के लोगों को कि 12 पत्थर वालों को कभी वहां जाना हो तो कहाँ से जाएंगे। तो मैं चाहूँगा कि एक फ्लाईओवर बस स्टैंड से लगा के, यानी बल्कि उसको कचहरी चौक से लगा के सीधे छिंदवाड़ा चौक तक बनने की सख्त जरूरत है, जिससे कि रेलवे क्रॉसिंग को फ्लाईओवर भी उसी में हो जाए। वर्तमान में पैसा भी निकला है, जबकि फ्लाईओवर वो निकला, उसको पूरा व्यापक बनना चाहिए और इसके पैरेलल एक मार्ग हमारे शहर के पूर्वी भाग से पूरा बाईपास टू बाईपास जोड़ना चाहिए और एक भैरवगंज से लेके पूरे परतापुर बमोड़ी होते हुए एक मतलब 2-3 वैकल्पिक मार्ग होना बहुत जरूरी है। जब हमारा शहर आकार लेगा तो लोगों को सुविधा होना चाहिए।
उसके अलावा मैं ये बोलना चाहूँगा कि यहाँ पर हमारे नौजवानों के लिए एक अच्छा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। इतने लंबे अरसे में कोई स्टेडियम नहीं है, कोई स्पोर्ट्स का, सभी खेलों के लिए, जिसमें हमारे बच्चे खेल कूद कर सकें और उनको आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हों। साथ ही एक सांस्कृतिक भवन की भी ज़रूरत है। यहाँ पे हमारे जो कलाकार हैं, साहित्यकार हैं, वो बैठ के कहीं अपना साहित्य कर सकें, हम लोग उसका आनंद ले सकें। रेल की सुविधाओं में विस्तार होना चाहिए और हमारे जो किसान हैं, जो ज़िले भर से आते हैं, उनके लिए भी एक किसान विश्राम गृह की नितांत आवश्यकता है, क्योंकि सिवनी एक कृषि प्रधान जिला है। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ जो पुराने हमारे ऐतिहासिक तालाब हैं, जैसे दलसागर तालाब, उसका भी बहुत शानदार तरीके से विकास होना चाहिए। हालांकि अभी खाली कराया गया है, अब देखते हैं उसमें क्या होता है। जैसे मठ मंदिर है, उस तालाब का भी विकसित होना चाहिए। हमारे यहाँ ऐतिहासिक हमारा जेल जिले की धरोहर है, और जहाँ पे हमारे शंकराचार्य जी ने आके स्थापना किए थे, वो हमारे लिए धरोहर है, हमारे लिए गर्व का विषय है। हमारा जो जेल है, सिवनी जेल, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, उसका भी व्यापक रूप से विकास होकर वो एक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में और ऐतिहासिक धरोहर के रूप में होना चाहिए, ये मेरा कहना है। और ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधाएं बढ़ना चाहिए, यही है। तो धन्यवाद मोहन चंदेल जी, हमारे सवालों का जवाब देने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए, आपके कीमती समय आपने दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।